हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टर्म में हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल पढ़ा था और मुझे लगता है आप लोग उन बेसिक फंडामेंटल के बारे में सभी लोग फैमिलियर हो गए होंगे। अब वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जो केमिकल्स हैं एक दूसरे से रिएक्शन करने किस नियम से रिएक्शन करते हैं। जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं नए नए कंपाउंड बनाते हैं, तो ये कंपाउंड किस तरह के बनेंगे, हर कंपाउंड की आइडेंटिकल प्रॉपर्टी क्यों इस तरीके से होती है, ये सारी चीज हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत जो लॉज होते हैं वो नंबर 1 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और चौथा है गे-लुशैक लॉ पांचवा नंबर है अवागाड्रो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसमें भी जोड़ लीजिए गे-लुशैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये आपको 5 लॉ पढ़ने हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखते हैं। Law of conservation mass was given by the father of chemistry, Mr. Lavoisier. According to this law, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने पढ़ा होगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। एनर्जी को, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसको वन फॉर्म से मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल, हमने एक कैंडल जलाई, तो कैंडल जब जलाएंगे तो कैंडल में एक केमिकल एनर्जी होती है और जब वो जलती है तो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दो रूप में प्रोड्यूस होती है। मतलब वो खत्म नहीं हुई, लेकिन एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया। तो वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, masses
can neither be created and nor be destroyed during chemical reaction. It can be changed one form to another form. तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है कि मास को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इस लॉ को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। एच ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एग्जांपल को क्या कहते हैं? एच ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एच ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है देखिए। इस तरह से दो टेस्ट ट्यूब होती हैं, वो बीच से कनेक्टेड होती हैं। इसे हम एच ट्यूब बोलते हैं क्योंकि इसका फिगर कुछ H2 के जैसा होता है। अब हमने क्या किया कि इसमें NaCl ले लिया और इसमें AgNO3 का सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्यूब आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस ट्यूब को पकड़ के इन दोनों को मिक्स करना चाहें NaCl और AgNO3 को, तो मिक्स हो जाएंगे। तो जब ये मिक्स होंगे तो रिएक्शन क्या होगी? NaCl प्लस AgNO3 इट गिव्स NaNO3 प्लस AgCl। ये रिएक्शन हो रही है, मतलब सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं। यहां पे हम देखेंगे कि जब हमने एक्सपेरिमेंट के पहले जो मास लिया था, ये आपके रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट हो। तो एक्सपेरिमेंट के पहले मान लो हमने कुछ भी मास लिया हो, कुछ भी उसका वेट लिया हो NaCl और AgNO3 का, तो वो एक्सपेरिमेंट के बाद जो बने हुए हैं NaNO3 और AgCl के बराबर होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आता है? मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये एग्जांपल है इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अगला जो है लॉ पढ़ेंगे, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट proportion। लॉ ऑफ डेफिनेट proportion। इस लॉ के अकॉर्डिंग, दिस लॉ वाज गिवन बाय सर प्राउस्ट। लॉ वाज given by V. Proust।
सर प्राउस्ट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये लॉ दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनी गिवन कंपाउंड हैव देयर definite ratio of element. Any given compound, according to this law, given compound always consists definite proportion of एलिमेंट। ये आपका हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर है तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उस कंपाउंड में एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एलिमेंट एक डिफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। फॉर द एग्जांपल H2O है, ठीक, ये हो सकता है सी वाटर या रिवर वाटर या टैप वाटर या वेल वाटर। ये वाटर कहीं से भी निकाला गया हो, चाहे समुद्र से आया हो या नदियों से आया हो या टैप से आया हो या कुएं से आया हो, कहीं से भी आया हो। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 का ही होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, सपोज फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब CO2 को मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड को मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा और हर तरीके में देखूंगा और कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे सपोज दैट मैंने कार्बन को बर्न किया। जब कार्बन बर्न होता है, ठीक है, कार्बन जब जलता है तो ये CO2 फॉर्म करता है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:2। दूसरा, अब मैं बना रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके डिकम्पोज कर दिया। इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:2 है। तीसरा मेथड, सोडियम बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये देखिए, ये हमारी CO2 बन गई। इसमें भी और कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:2। तो यहाँ पे मैंने 3 मेथड अप्लाई किया कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। सबसे पहले हमने कोयले को जला दिया, कोयले को जलाया जो कार्बन डाइऑक्साइड बने, उसमें भी 1:2 का रेशियो मिला। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली उसमें भी 1:2 का मिला। अब इसके बाद जब मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी उसमें भी रेशियो क्या बना गया, फिक्स आएगा। तो यहाँ पे ये लॉ क्या कहता है, कोई भी कंपाउंड किसी भी मेथड से बनाया गया एक उसमें जो है जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, फिक्स, फिर वो किसी मेथड से बनाया गया। आई होप ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ थोड़ा सा टिपिकल है, कई बच्चों को नहीं समझ में आता है। इस लॉ को समझने के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल देंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे। सपोज दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 एलिमेंट हो गए, ठीक।
जब हाइड्रोजन के दो एलिमेंट ऑक्सीजन के एक एलिमेंट से कंबाइंड होते हैं, ठीक, एक एलिमेंट से कंबाइंड होते हैं तो ये H2O बनाते हैं। ध्यान देना, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट ऑक्सीजन का एक एलिमेंट आपस में कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है? H2O। अब हाइड्रोजन के दो एलिमेंट ऑक्सीजन के दो एलिमेंट से कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है? H2O। अब देखिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन के एलिमेंट चेंज हो रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन के एलिमेंट फिक्स है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे ये लॉ क्या कहता है कि ऑक्सीजन का मास जो इसके फिक्स मास से कंबाइंड हो रहा है वो अलग अलग कंपाउंड में, ऑक्सीजन का मास जो इसके मास से कंबाइंड हो रहा है अलग अलग कंपाउंड में, वो सिंपल होल नंबर क्या होगा? सिंपल होल नंबर। आपको समझ में आ गया? एक बार फिर समझ लीजिए कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है, जब हाइड्रोजन के दो एलिमेंट ऑक्सीजन के एक एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं तो H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ये क्या है? वाटर। जब हाइड्रोजन के दो एलिमेंट ऑक्सीजन के दो एलिमेंट से कंबाइंड होते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक, तो यहां पे देखिए किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास में, ये इसका फिक्स मास होगा 2 है फिक्स है, इससे कंबाइंड होने वाला दूसरा एलिमेंट का जो मास होता है वो सिंपल होल नंबर है। ठीक, चलिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नोट कर लीजिए। सबसे पहले दिस लॉ वाज गिवन बाय सर डाल्टन। दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ this law, when two element combine to form more than one product, then masses of one element which combine to fixed mass of another element always be in simple whole number, हमेशा पूर्ण संख्या हो। एक बार फिर से ध्यान सुनिए। When two elements combine to form more than one product, then masses of one element which combine to form to fixed mass of another element always be in the simple whole number. Here, तो ये लॉ हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ है
Gay-Lussac law. This law was given by Mr. Gay-Lussac. अब इस लॉ को समझने के लिए, ये लॉ किसके लिए है? गैसेस। ये लॉ स्पेशली गैसेस के लिए बनाया गया है। इस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले दो गैसों की हम रिएक्शन कराते हैं। सपोज दैट H2 और Cl2 आपस में कंबाइंड होंगी तो ये बनाएंगे 2HCl। मतलब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से कंबाइंड होके हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। यहां पे इनका रेशियो देखिए 1:1, 1:1 कंबाइंड होके क्या बना रही हैं? रेशियो 2 का। यहां पे तीनों गैसों का अगर हम रेशियो देखें तो 1:1:2 है। तो तीनों गैसें एक सिंपल होल नंबर में कंबाइंड है। तो अब इस लॉ को लिखेंगे। नोट हो गया? हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से कंबाइंड होती है, बनाती है 2HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये दोनों एक सिंपल होल नंबर से कंबाइंड होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two or more gases combine to form other gases, always in the simple होल नंबर। ठीक, जब दो या दो से अधिक गैसेस आपस में कंबाइंड होती हैं और कंबाइंड होकर दूसरी गैसेस बनाती हैं तो ये सारे क्या होते हैं? सिंपल होल नंबर में। क्लियर? नेक्स्ट लॉ है एवोगाड्रोस लॉ। फॉर गैस, एवोगाड्रोस लॉ फॉर गैसेस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सपोज दैट ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस। ठीक, अब हमने क्या लिया है? 1 लीटर ले लिया, इसको भी 1 लीटर ले लिया और इसको भी 1 लीटर ले लिया। तो एवोगाड्रो ने कहा है कि फिक्स वॉल्यूम में कोई भी गैस हो, फिक्स वॉल्यूम में कोई भी गैस हो, उनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे? फिक्स होंगे। जैसे ये सब 1 लीटर में है। अगर हाइड्रोजन गैस के 1 लीटर, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन गैस के 1 लीटर में सपोज 4 मॉलिक्यूल हैं, these are the H2 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो सभी गैस के 1 लीटर में 4 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वाज गिवन बाय सर एवोगाड्रो। This
law was given by Avogadro. According to this law, equal volume of gases contain equal number of molecules. Equal volume of gases contain equal number of molecules. ठीक है, तो अगर सभी का वॉल्यूम फिक्स है, यहाँ पे देखिए फिक्स वॉल्यूम है, तो इनकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फिक्स होंगे। ये आवागाड्रो का मेन चीज ये है कि आवागाड्रो ने जब अपने लाइफ में इसके लिए ये लॉ दिया तो उन्होंने मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में डिफरेंस बता दिया। इससे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसी लॉ को इस तरह से दिया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे एटम लिख दिया था, तो एटम एक गलत है, एटम नहीं कंटेन हो सकते हैं। तो आवागाड्रो ने क्या बताया, एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस बताया। तो ये सारे लॉ हो गए केमिकल कॉम्बिनेशन के। आई होप ये सारे लॉ आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।